नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेबीटी के एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं अबाउट हाउ मैनी ईयर्स एगो मैन लाइव्ड इन दी फुट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं लगभग कितने साल पहले मनुष्य हिमाचल प्रदेश की तलहटी में रहता था। अगर देखो हम बात करें हिमाचल की हिस्ट्री की, तो लगभग 2 मिलियन साल एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश की तलहटी पर जो है मनुष्य रहता था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ना, ये अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो हिमाचल जीके पूछी गई थी, वैसे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को ये मिलेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में पैलियोलिथिक एज से जो है सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य ने जो है वो हिमाचल की तलहटी में रहना जो है स्टार्ट कर दिया था। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा की बाणगंगा घाटी है, वहाँ पर नालागढ़ की जो सिरसा घाटी है और सिरमौर की जो मारकंडा घाटी है, वहाँ पर ये रहते थे। राज्य हिमाचल प्रदेश की जो तलहटी है, यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो था वो रहते थे, जो लगभग 2250 से 1750 ईसा पूर्व जो है वो यहाँ पर फली फूली थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है गंगा के मैदानों के मूल निवासियों को उत्तर की ओर धकेल दिया था, जिनको जो है वो कोलारियन कहा जाता था। वो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में आकर जो है वो रहने लगे और यहाँ पर वो शांति से रह सकते थे, अपने जीवन शैली को जो है वो आगे बढ़ा सकते थे। वेदों में जो है वो दास, दस्यु और निषाद जो है वो इनको कहा गया है। वेदों में इनको दास, दस्यु और निषाद कहा गया है। जबकि हम बात करते हैं ग्रंथों में, तो ग्रंथों में इन्हें किन्नर, नाग और यक्ष कहा गया है। उनके अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वहाँ पर दास, दस्यु और निषाद कहा गया, और बाद में जो ग्रंथ आए उनमें इनको किन्नर कहा गया, नाग कहा गया, यक्ष कहा गया। माना जाता है कि कोल या मुंडा वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल निवासी जो था वो हुआ करते थे। तो अगर पूछा जाए कि हिमाचल की पहाड़ियों के मूल निवासी कौन हुआ करते थे, तो कोल या मुंडा जो था वो हुआ करते थे। तो ये हिमाचल की हिस्ट्री आपने थोड़ी सी जानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है ये। यहाँ से पक्का MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। एक तो हमने बना दिया, बाकी जैसे जैसे बनेगा वैसे आप जो है वो आगे इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर जो है पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द न्यूली एस्टेब्लिश्ड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट एट पराला इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज फंडेड बाय। तो ये तो डायरेक्टली पूछा गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। हमने जो आंसर की डिस्कस की थी उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, अभी इसको करेक्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि शिमला जिले के पराला में हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना जो प्रसंस्करण इकाई है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जो है वो स्थापित की गई। अगर हम बात करें कि इसमें किसने जो है वो हिमाचल की जो है वो हेल्प की है, किसकी असिस्टेंस जो है वो हिमाचल को मिली है, तो हिमाचल की यहाँ पर जो है वो हिमाचल को यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता जो है वो मिली है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गिरिराज पत्रिका में हमने पराला का एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन HPMC जो है वो एक वाइनरी स्थापित करेगा। ये वाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये पराला में जो है वो स्थापित की जाएगी। पराला जो कि ठियोग के समीप स्थित है, वहाँ पर स्थापित की जाएगी और लगभग 86 करोड़ रुपए की लागत जो है वो यहाँ पर आनी थी, ये कहा गया था। अगर हम हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का स्टेटस देखते हैं तो पिछले एडिशन में भी हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर के बारे में। हमने क्या पढ़ा था हॉर्टिकल्चर के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो है वो अलग अलग तरह की क्रॉप आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज, मैंगो, पियर, प्लम, पीच, गलगल, एप्रिकोट, इस तरह की मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है वो हिमाचल में आती हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो 1951 में जो एरिया आता था वो हमने पढ़ा था, वो कितना आता था? वो 792 हेक्टेयर जो था वो आता था, 792 हेक्टेयर जो था वो आता था। और 2023-24 में ये एरिया अब कितना पहुंच गया है? 792 हेक्टेयर से ये एरिया जो है वो इंक्रीज होकर 2,36,950 हेक्टेयर तक जो है वो पहुंच गया है। हमने ये भी पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एरिया जो है वो उसमें 26% जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहता है हॉर्टिकल्चर का। टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया आता है उसमें 26% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, 26% जो है वो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन रहता है हॉर्टिकल्चर का। और इन टर्म ऑफ वैल्यू प्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि 16,076 करोड़ रुपया जो है वो जो हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप से जो है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, परंतु 1950-51 का ये एक एरिया हो गया, ये 2,36,950
950 हेक्टेयर एरिया हो गया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सहायता हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो पराला में स्थापित करेगा। ये सब हमने इंपॉर्टेंट जाना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ डाइवोर्स इन किन्नौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किन्नौर में कौन सा तलाक का एक प्रकार है। तो किन्नौर में अगर हम तलाक के प्रकार की बात करते हैं इनमें से, तो थाग छोछा एक तलाक का प्रकार आता है और ये किन्नौर में आता है। अच्छा, थाग छोछा किस तरह से तलाक होती है? इसमें हस्बैंड एंड वाइफ होल्ड अ ड्राई लॉन्ग ट्विंग ऑफ शू ट्री इन देयर राइट हैंड एंड ब्रेक इट विद अ जर्ग। उसको एक साथ झटके के साथ जो है वो तोड़ते हैं। हस्बैंड ऑफ वाइफ जो है वो सूर का जो एक पेड़ होता है उसकी एक टहनी जैसी लेकर उसको तोड़ते हैं और वो माना जाता है कि रिश्ता भी जो है वो टूट गया, वहीं से माना जाता है। और इस रिचुअल को जो है वो शिंग थांग भी बोलते हैं, शिंग थांग, और इसको जो है वो शिंग टिक काश्मिंग भी जो है वो बोलते हैं और इसको थांग छोछा भी जो है वो बोला जाता है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो अलग अलग नाम भी आपने जो है वो स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखने हैं। अच्छा, हम बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं उनकी। तो यहाँ पर देखो जो किन्नौरास के बीच में जो है वो किन्नर्स के बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप परफॉर्म होता है। इसमें दम 40 आता है, इसको दमतांग शीश भी बोलते हैं, बिनांग हचीस भी बोलते हैं, जूशीस भी बोलते हैं। ये लव मैरिज यहाँ पर आती है। दरोस हो गया, दुबर हो गया, न्यामसा लेमो हो गया, ल्यामसा देपांग, आचीस हुचीज हो गया, ये मैरिज बाय फोर्स आते हैं। जाने तंग यहाँ पर कॉमन मैरिज का टाइप है। न्योतांग विरांग आता है, ये एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें 2 लोग जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती तो 2 लोग ही जो है वो यहाँ पर जाते हैं। एक जो है वो मैरिज के टाइप हमने किन्नर्स के बीच में पढ़ लिया, हम स्वांगलास के बीच में भी पढ़ लेते हैं जब यहाँ पर दिए गए हैं। एक रुश्ता ते ब्याह होता है, ये मैरिज बाय अलॉटमेंट है जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह होता है, ये मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय होता है, बॉय लड़की को कैप्चर कर लेता है। मजमी ब्याह होता है, यहाँ पर लड़का अपने सिस्टर को भेजता है क्योंकि वो मैरिज के खर्चे नहीं दे पाता। एक डाइवोर्स टाइप होता है, इसको तसुद थवाक्ची बोलते हैं। डाइवोर्स कपल होल्ड अ थ्रेड, यहाँ पर एक धागा लिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और माना जाता है कि जो शादी का बंधन है उससे भी वो टूट गए, उससे भी उनको मुक्ति मिल गई। तो इस तरह के मैरिज के टाइप हमने जान लिए ट्राइब्स के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लोमस ऋषि इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि लोमस ऋषि जो है वो माना जाता है कि कौन से स्थान पर जो है वो उन्होंने मेडिटेशन जो था वो की थी, उनका जो है वो आपको बताना है। तो अगर हम बात लोमस ऋषि की कर रहे हैं कि लोमस ऋषि ने जो है वो कहाँ पर जो है वो मेडिटेशन ध्यान लगाया था, तो उनके द्वारा रिवालसर में जो था वो ध्यान लगाया गया था। रिवालसर डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में कि लोमस ऋषि किस स्थान से जो है वो संबंधित है। हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ रखा है वो हमने क्या क्वेश्चन जो है वो लोमस ऋषि के बारे में इससे पहले पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जहाँ पर 3 धर्मों के लोग आकर जो है वो 3 धर्मों के लोग जो हैं जहाँ से जुड़े हुए हैं। तो हमने पढ़ा है कि रिवालसर ऐसा है जहाँ से 3 धर्मों के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। एक 3 धर्म आते हैं, ये कौन कौन से 3 धर्म जो हैं वो आते हैं? तो हिंदुओं के लिए जो है एक हिंदू धर्म आता है, एक सिख धर्म यहाँ पर आता है और एक बुद्धिस्ट धर्म यहाँ पर आता है। हिंदू मानते हैं कि लोमस ऋषि यहाँ पर तपस्या की थी, तो हिंदुओं के लिए जो है वो एक श्रद्धा का ये स्थान जो है बन जाता है, पवित्र स्थान जो है वो बन जाता है। यहाँ पर जो है वो गुरु पदम संभव भी जो है वो इसके साथ जोड़े जाते हैं और बुद्धिस्ट यहाँ पर आकर जो है पूजा करते हैं, उनकी मोनेस्ट्री जो है वो यहाँ पर स्थित है। और गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए थे तब वहाँ पर ये उनकी याद में यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है। तो गुरुद्वारा में जो है वो सिख धर्म के लोग जो है वो आते हैं। तो इस तरह से 3 धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और ये तीनों धर्मों के लोगों के लिए जो है वो एक पवित्र स्थान जो है वो माना जाता है। रिवालसर तीनों धर्मों के लोगों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिवालसर लेक भी है। रिवालसर लेक की अगर हम बात करें कि रिवालसर लेक जो है वो कितने एल्टीट्यूड में जो है कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। रिवालसर लेक जो है वो 1360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, 1360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो रिवालसर लेक आती है वो मैंने बता दिया हिंदू सिख और बुद्धिस्ट धर्म के लोगों का जो है वो पवित्र स्थान ही माना जाता है। और साथ में ही ध्यान रखना कि यहाँ से भी थोड़ा सा आगे चलकर एक और लेक आती है जिसको कुंतभ्योग लेक जो है वो बोलते हैं। ये कुंतभ्योग लेक जो है वो कहाँ पर आती है? ये कुंतभ्योग लेक भी जो है वो मंडी में ही आती है और ये लेक थोड़ा सा आगे चलकर आती है, तो उसका एल्टीट्यूड भी थोड़ा ज़्यादा है, 1750 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो ये स्थित है। अच्छा, मंडी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो आती हैं? एक रिवालसर लेक आपने पढ़ लिया, यहाँ पर पराशर भी ऑप्शन में दिया गया है, तो पराशर लेक भी जो है वो मंडी में ही जो है वो आती है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, इन
लेक के अलावा जो है वो मंडी में जो है वो पंडोह लेक जो है वो आती है, मंडी में कलासर लेक आती है, कुंतभ्योग लेक मंडी में आती है। ये कुंतभ्योग लेक शायद इससे पहले किसी एग्जाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में पूछा गया था। कुमारवाह लेक जो है वो मंडी में आती है। कुमारवाह के अलावा जो है वो पंडोह हो गया। सुखसार झील एक मंडी में जो है वो आती है, सुखसार झील आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो मंडी में जो है वो आती हैं। ये मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर परासर दिया गया है, ये तो आपको पता चल गया, ये मंडी में जो है वो स्थित है। यहाँ पर रोहतांग दिया गया है। रोहतांग दर्रा आपको पता है कि कुल्लू को जो है लाहौल स्पीति के साथ जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर वशिष्ठ भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया। तो वशिष्ठ जो है वो एक जो है वो वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग है जो कि लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक पर जो है वो स्थित है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मनाली है। मनाली में जो है ये स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर स्थित है। वशिष्ठ ऋषि के साथ इसको जोड़ते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि के साथ जोड़ते हैं, ये जो है मनाली में जो है वो आता है। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे कमेंट कर बता दीजिए कि जियोरी भी एक वाटर स्प्रिंग है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए कि जियोरी वाटर स्प्रिंग आता है, इंपॉर्टेंट वाटर स्प्रिंग है, कहाँ पर जो है वो हिमाचल में ये आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, तैयारी अगर आप कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग TGT JBT जैसे एग्जाम्स के लिए और भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकें, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से तैयारी कर सकें, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, टेस्ट सीरीज को अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। जिन्होंने पेपर 1 में अच्छे से प्रैक्टिस की थी उनको पेपर 1 में हेल्प मिली। कांस्टेबल के एग्जाम में जिन्होंने अच्छे से जो है वो तैयारी की थी हमारी सीरीज से, उनको जो है वो वहाँ पर हेल्प मिली। अब आने वाले एग्जाम में डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से जो है वो तैयारी करेंगे और किस तरह से अपनी तैयारी को शेप देना चाहेंगे। अगर हमारी टेस्ट सीरीज के साथ मिलकर आप शेप देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या बोला जाता है। बोलते हैं द बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। तो बोलते हैं कि बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके कार्यकाल से जो है किसके समय से जो है प्रमुखता में आई। देखो, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं कि किसके कार्यकाल से ये प्रमुखता में, किसके कार्यकाल के समय जो है ये फली फूली, तो ये जो है वो राजा कृपाल हुआ करते थे। एक राजा कृपाल के समय में जो है ये फली फूली। बसौली जो है वो इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो है वो हिमाचल की है और ये राजा कृपाल के कार्यकाल के समय जो है वो अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा हमारे पास जो है कांगड़ा पेंटिंग भी आती है। कांगड़ा पेंटिंग की जो रूट्स मानी जाती हैं वो गुलेर से मानी जाती हैं और कहा जाता है कि गुलेर पेंटिंग गोवर्धन चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो फली फूली थी। कांगड़ा पेंटिंग को भी शरण यहाँ से मिलती है। राजा संसार चंद बाद में कांगड़ा के आए, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान पेंटर्स को जो है वो काफ़ी जो है वो महत्व दिया था। तो राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान भी एक इम्पॉर्टेंट पेंटर जो था वो हुआ करते थे। राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो इम्पोर्टेंट पेंटर जो हुआ करते थे उनका नाम मानकू हुआ करता था। ये राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान इम्पोर्टेंट पेंटर थे। चंबा पेंटिंग आती है। चंबा पेंटिंग जो है ये राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है वो फली फूली। चंबा में भी प्रसिद्ध पेंटर जो है वो आते हैं, जैसे कि मंगू हो गया, बनवारी हो गया, मुकुंद हो गया, घाली हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पेंटर जो हैं चंबा के कार्यकाल के दौरान जो है वो आते हैं। चंबा पेंटिंग के अलावा जो है वो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो आती है। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग भी जो है वो अलग अलग राजाओं के कार्यकाल के दौरान जो है फली फूली। ये पेंटिंग मुख्य रूप से एक राजा मेहर चंद हुआ करते थे, भूप चंद हुआ करते थे। इन राजाओं के कार्यकाल के दौरान जो है वो इसको काफ़ी शरण जो था वो मिली थी। तो इतना सब आप पेंटिंग के बारे में ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम में पेंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है जी, पेंटिंग वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा, कांगड़ा पेंटिंग, आपको पता है कि कांगड़ा पेंटिंग ना बहुत फेमस है। कांगड़ा पेंटिंग की जो थीम होती है वो क्या रहती है? कांगड़ा पेंटिंग की थीम भगवान श्री कृष्ण राधा माता के ऊपर जो है वो बेसिकली जो है वो सेंटर्ड रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेंसी ऑफ 1914-15 AD। तो बोलते हैं कि ये जो मंडी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी 1914-15 की, इसका जो है वो मुख्य रूप से नेतृत्व किसने किया था? देखो, मंडी कॉन्स्पिरेंसी का मुख्य रूप से नेतृत्व जो है वो मियाँ जवाहर सिंह ने जो था वो किया था। अब पूरी मंडी कॉन्स्पिरेंसी की मैं कहानी बताऊँ तो 1914 में जो है मंडी में जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो था वो तेज हो गई थी। यहाँ पर गदर पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। मंडी और सुकेत के जो क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पर जो गदर पार्टी के पैम्पलेट हुआ करते थे, जैसे कि
गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग, हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की फरियाद, ये सारे पैम्पलेट जो है वो यहाँ पर हमेशा जो था वो उपलब्ध रहते थे। गदर पार्टी का जो मुख्य अखबार था गदर अखबार, वो भी यहाँ पर जो था वो उपलब्ध रहता था। यहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने बम बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए तलवारें इकट्ठी की गई थी, राइफलें, देसी बंदूकें और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो था वो इकट्ठे किए गए थे। अब बम बनाने के लिए इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। इसमें जो मुख्य नेता आते थे इसके वो मियाँ जवाहर सिंह आते थे। इनके साथ और भी थे, सिद्धू खराड़ा थे, बद्रीनाथ थे और शारदा राम थे, जवाहर सिंह थे, दलीप सिंह थे, लोंगू राम थे और भी ऐसे नेता जो था वो आते थे। रानी ललिता कुमारी जो है वो इनकी एक मुख्य सहयोगी जो था वो हुआ करती थी। रानी खैरनगढ़ी भी इनको बोलते हैं। ये मुख्य रूप से इनको धन प्राप्त करवाती थी। जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी उनके लिए धन जो था वो प्रदान करवाया जाता था। अब ये इतना सामान बम वगैरह बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। कट्टे इनके पास थे, बंदूकें इनके पास थी, तलवारें इनके पास थी। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था कि ये क्यों जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। ये जो है वो ब्रिटिश सुप्रीडेंट, वजीर, अन्य अंग्रेजी अफसर उनको जो है वो मारना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने नागचला में सरकारी खजाना भी जो था वो लूटा और इसी घटना के दौरान जो है वो इनके कुछ सहयोगी, दलीप सिंह हो गया, पंजाब के क्रांतिकारी थे एक निधान सिंह, ये लोग पकड़े गए। अब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये लोग डर के मारे जो है वो पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो वहाँ पर बता देते हैं। स्ट्रेटजी बताने का परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप जो है वो मियाँ जवाहर सिंह हो गया, बद्रीनाथ, शारदा राम, जवाहर सिंह, लोंगू राम, ये सब लोग जो है पकड़े जाते हैं। इनको जेल में डाल दिया जाता है। जो रानी खैरगढ़ी थी, जिनको ललिता भी कहा जाता था, उनको जो है वो रियासत से निकाल दिया जाता है। यहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। और जो इनमें से एक थे सिद्धू खराड़ा जो है वो भाग निकले, परंतु जो मंडी कॉन्स्पिरेंसी केस में बाकी के पकड़े हुए नेता थे उनको कड़ी से कड़ी सजा जो था वो दी गई थी। तो इस तरह से ये मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो था वो हुई थी। इसके नेताओं के बारे में पता चला, क्या क्या यहाँ पर हुआ था वो पता चला। किस तरह से ये मंडी कॉन्स्पिरेंसी बाद में चलकर धीमी पड़ गई वो भी आपने यहाँ पर जान लिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या बोलते हैं इन विच ईयर ब्रेवेस्ट गोरखा वॉरियर भक्ति थापा डाइड इन बैटल ऑफ मल्लौं फोर्ट। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मल्लौं की फोर्ट में जो है वो लड़ाई के दौरान कौन बहादुर गोरखा सिपाही मारे गए थे। तो वो मारे गए थे कौन? भक्ति थापा जो था वो मारे गए थे। परंतु यहाँ पर पूछा गया कि भक्ति थापा जो है मल्लौं के किले में मारे गए थे, वो भी कौन से ईयर में जो था वो मारे गए थे। इतनी डिटेल से जाकर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अब ये कौन से ईयर में मारे थे? ये 1815 में जो है वो मारे गए थे। एक बहादुर सिपाही जो था वो गोरखाओं के हुआ करते थे। 1815 में ये पकड़े जाते हैं। 1815 में मल्लौं के किले में जो है ये मारे जाते हैं। गोरखाओं के आगमन के बारे में आपको पता है कि जब बिलासपुर रियासत बहुत तंग हो गई, उन्होंने अन्य रियासतों के साथ मिलकर संसार चंद के खिलाफ गोरखाओं को आमंत्रित किया था। अमर सिंह थापा जो था वो उनको लीड कर रहे थे। अब अमर सिंह थापा लीड कर रहे थे, संसार चंद के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। संसार चंद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। संसार चंद के साथ जो लड़ाई होती है वो महल मोरिया नामक स्थान पर होती है। हमीरपुर में ये महल मोरिया आता है। अब यहाँ पर संसार चंद को भागना पड़ता है, अपने किले में जाकर वो छुप जाते हैं। बाद में चलकर 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई। महाराजा रंजीत सिंह के साथ ही संधि हुई थी संसार चंद की। यहाँ से गोरखाओं को पीछे की ओर खदेड़ दिया गया था। अब गोरखा क्या करते हैं? अलग अलग रियासतों को लूटना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग रियासतों में इनका प्रभाव था, तो इनके अलग अलग नेता हुआ करते थे, अलग अलग लीडर, कमांडर हुआ करते थे। गोरखाओं के बहादुर सरदार थे ये एक भक्ति थापा। इनकी लड़ाई जो है वो मल्लौं के किले में हो गई थी और यहाँ से जो है वो गोरखाओं को बहुत ठेस जो था वो पहुंची थी। और इनके जो लीडर हुआ करते थे अमर सिंह थापा, यहाँ से इन्होंने हथियार डाल दी थे। इन्होंने हार यहाँ से मान ली थी और एक ट्रीटी होती है संगौली की संधि। उसके बाद गोरखा जो है वो अपनी निजी संपत्ति के साथ जो है वो वापस जो है वो सुरक्षित नेपाल को जो था वो चले गए थे। तो इतना सब जो था वो यहाँ पर हुआ था। और यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मल्लौं के फोर्ट में हुई थी। ये गोरखा सिपाही भक्ति थापा हुआ करते थे। 1815 की जो है ये बात है। बाकी कैसे कैसे गोरखा आए वो मैंने आपको बता दिया। कैसे कैसे गए, कौन सी संधि से वो गए, वो भी आपको यहाँ से जानकारी मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज वॉर मेमोरियल पार्क विच बिल्ट इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित सैनिकों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये जो वॉर मेमोरियल हिमाचल में बनाई, धर्मशाला में जो है वो स्थित है। धर्मशाला वॉर मेमोरियल भी इसको बोलते हैं। और जो बहादुर सिपाही हमारे हैं उनकी स्मृति में, उनकी याद में इसको बनाया गया है। वहाँ पर इनके नाम भी जो है वो इंस्क्राइब्ड है, नाम भी जो है वो वहाँ पर लिखे गए हैं।
हम बहादुर सिपाहियों की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में जो है परमवीर चक्र अवार्ड भी जो है वो बहादुर सिपाहियों को मिल चुका है। अच्छा, कौन कौन से बहादुर सिपाही हैं जिनको परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो मिल चुका है? पूरे इंडिया की ही हम बात करते हैं तो इंडिया का पहला परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो हिमाचल के ही एक बहादुर सिपाही को मिला है, जिनका नाम सोमनाथ शर्मा है। सोमनाथ शर्मा कांगड़ा जिले से जो है संबंध रखते हैं, इनको जो है वो ये अवार्ड मिल चुका है। पहले ये हैं, दूसरे जो है वो कौन है? दूसरे जो था वो मेजर धन सिंह थापा थे, शिमला से ये थे। तीसरे कैप्टन विक्रम बत्रा थे, कांगड़ा से ये थे। और चौथे राइफलमैन संजय कुमार हैं, ये बिलासपुर से जो है संबंध रखते हैं। तो ये आपने 4 बहादुर सिपाही ध्यान रखने जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। हिमाचल के ये बहादुर सिपाही हैं। और पार्क की ही जब हम बात कर रहे हैं तो वॉर मेमोरियल तो धर्मशाला में स्थित है, एक बीजीज पार्क भी जो है वो आता है। ये बीजीज पार्क पूछा गया था एग्जाम में। बीजीज पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डलहौजी में स्थित है। अब आप कहेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन ना किताबों में दिए गए होते हैं ना कहीं पर होते हैं, ये क्लियर कैसे होंगे? देखो, अब तो किताबों पर ये क्वेश्चन आ जाएगा, परंतु इससे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ें। हिमाचल का जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर होता है उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे कि हिमाचल के आप डेली न्यूज़पेपर होते हैं उनको डेली फॉलो करेंगे आप, तो कभी ना कभी पर कहीं ना कहीं पर ये फैक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन वहीं से क्लियर होते हैं और कोई सोर्स इनका होता ही नहीं है। आज ऐसा क्वेश्चन आया है, कल को कोई और नया क्वेश्चन आ जाएगा जो किताबों पर नहीं होगा। परंतु क्लियर करने का सिंपल तरीका है कि आप क्या फॉलो करेंगे? आप जो है न्यूज़पेपर फॉलो उसके लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, उनको फॉलो करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। बोलते हैं द बैटल ऑफ भंगाणी फाउट इन 1692 की, ये भंगाणी की लड़ाई 1692 में जो था वो हुई थी। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं द बैटल ऑफ भंगाणी वॉज फाउट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह आर्मी एंड भीमचंद गहलूर के राजा थे ऑफ बिलासपुर। बोलते हैं कि ये जो बैटल ऑफ भंगाणी थी कि 1692 में जो था वो हुई थी। देखो, बैटल ऑफ भंगाणी के बारे में ध्यान रखना है कि ये 1692 में नहीं हुई थी। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट आपके पास नहीं है। अब बोलते हैं कि बैटल ऑफ भंगाणी जो है, क्या ये जो था वो गुरु गोविंद सिंह की आर्मी और भीमचंद जो कहलूर के राजा हुआ करते थे उनके बीच में हुई थी? ये बिल्कुल सही बात है, इनके बीच में ही जो था ये हुई थी। अब पहली स्टेटमेंट ये है कि भंगाणी की लड़ाई 1692 में अगर नहीं हुई थी तो कब हुई थी? तो ये 1686 में जो था वो लड़ाई हुई थी। अच्छा, लड़ाई होने के पीछे का रीज़न क्या था? लड़ाई होने के पीछे का रीज़न जो था वो एक वाइट एलिफेंट हुआ करता था, सफ़ेद रंग का हाथी जो था वो हुआ करता था। पूरी कहानी इसकी मैं बताता हूँ, परंतु इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओनली 2, ऑप्शन बी सही आंसर। देखो, गुरु गोविंद सिंह जो हुआ करते थे इनके पास एक सफेद हाथी हुआ करता था। ये जो सफेद हाथी था इनको असम के राजा के द्वारा जो था वो दिया गया था। इनके पास सफेद हाथी होता था, इसकी जानकारी कहलूर के राजा भीमचंद को मिलती है। वो उस हाथी को देखने के लिए चले जाते हैं, हाथी को देखते हैं और इनको ईर्ष्या भी थोड़ी सी होती है कि ये हाथी को जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये उस टाइम तो नहीं कुछ भी कर पाए, परंतु बाद में चलकर एक टाइम आया कि जब इनके पुत्र की जो था वो शादी थी और इन्होंने अपने वजीर को गुरु गोविंद सिंह जी के पास भेज दिया हाथी लाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने हाथी देने से इनकार कर दिया। हाथी देने से इनकार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि अगर आज मैं अपना हाथी दे देता हूँ राजा को तो कल को मुझे राज कर भी जो है वो देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने हाथी देने से इनकार कर दिया। अब दोनों के बीच में द्वेष जो है वो बढ़ गया, मन मिटाव जो है वो बढ़ गया। अब इस टाइम जो है वो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश हुआ करते थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को जो है वो सिरमौर बुला लिया। सिरमौर चले गए गुरु गोविंद सिंह जी, वहाँ पर इनका काफ़ी आदर हुआ, श्रद्धा भाव से इनका स्वागत किया गया। और सिरमौर के राजा भी चाहते थे कि जो बिलासपुर के राजा और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में मन मिटाव है वो समाप्त हो जाए, परंतु समाप्त तो नहीं हुआ ये मन मिटाव। गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो सिरमौर में अपना एक किला बनवा लिया और वहीं पर वो रहने लगे। अब देखो, अब तैयारी हो रही थी जो राजा भीमचंद थे उनके बेटे की शादी की। तो उनकी शादी जो है वो हो रही थी, बेटे की शादी गढ़वाल के राजा फतेह शाह की पुत्री के साथ हो रही थी। फतेह शाह ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण भेजा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने फतेह शाह की पुत्री की शादी के लिए कुछ उपहार जो है वो भेज दिए, कुछ गिफ्ट जो है वो उनको भेजे। इस बात का पता भीमचंद को जो है वो चल जाता है। भीमचंद कहता है कि भाई इन गिफ्टों को वापस किया जाए क्योंकि उनकी गुरु गोविंद सिंह के साथ नहीं बनती। अब गुरु गोविंद सिंह यहाँ से और ज़्यादा सतर्क हो गए, उनको लगा कि अब लड़ाई जैसी सिचुएशन है। उन्होंने जो है वो लड़ाई की पूरी तैयारी जो है वो कर ली। उन्होंने 2 भेदी जो है वो भंगाणी की ओर जो है वो भेज दिए और उनको सूचना मिली जैसे ही भंगाणी से आते हुए तो भंगाणी के समीप इनकी लड़ाई हो जाती है बिलासपुर के राजा भीमचंद के साथ। बिलासपुर के राजा भीमचंद के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। ये युद्ध बड़ा ही भयानक होता है और लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह खुद जो है वो धनुष बाण लेकर लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान हिंदूर के राजा हुआ करते थे हरिचंद, ये गुरु गोविंद सिंह के बाण से जो था वो मारे गए थे और अंततः गुरु गोविंद सिंह जी की जो था वो यहाँ पर विजय भी हुई थी। 1686 की ये सारी बात है।
ये जो भंगाणी क्षेत्र आता है यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ भंगाणी बोला जाता है। और ये भंगाणी जो क्षेत्र है ये यमुना और गिरी नदियों के मध्य जो है वो पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एट विच प्लेस सतलुज रिवर इंटरसेक्ट द धौलाधार। तो बोलते हैं सतलुज नदी कहाँ पर धौलाधार रेंज को जो है वो काटती है। देखो सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और धौलाधार की पहाड़ियों को ये जो है वो कहाँ पर काटती है, धौलाधार की पहाड़ियों को ये रामपुर के समीप जो है वो काटती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। रामपुर के समीप ये काटती है धौलाधार को, और सतलुज नदी जो है वो धौलाधार को रामपुर के समीप काटती है। ब्यास नदी की बात करें तो ये ब्यास नदी लारजी में जो है वो इंटरसेक्ट करती है धौलाधार को। रावी नदी जो है वो इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ चंबा में धौलाधार को जो है वो इंटरसेक्ट जो है वो करती है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना था कि सतलुज नदी, ब्यास नदी और ये रावी नदी कहाँ पर इंटरसेक्ट, ये जो है वो कौन सी रेंज को जो है वो इंटरसेक्ट करती है, ये क्वेश्चन बना था। तो उसका आंसर धौलाधार होना था, परंतु हमने अलग फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ लिए ताकि आने वाले एग्जाम में किसी अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका सही हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन शिमला। की जो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी थी ये शिमला में कब स्थापित हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट कर कर अपना आंसर बताएंगे। इससे पहले जो मिशन एलाइड का पार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अभी जल्दी से आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।